हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस में चैप्टर नंबर 2 जो कि रसायन विज्ञान का है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके हमने 2 लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अम्ल और व क्षार के क्या करेंगे, रासायनिक गुणों को डिस्कस करेंगे। यानी अम्ल और क्षार अपने कौन कौन से रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको अलग करके पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अम्लों के रासायनिक गुण को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्षारों के रासायनिक गुण को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि अम्लों की क्रिया यदि धातु से कराई जाए तो क्या होगा। ठीक है, अम्लों की क्रिया अगर किससे कराई जाए, धातु से कराई जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम अम्लों की क्रिया क्या करते हैं, धातु से कराते हैं तो क्या होगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। यानी अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, आइए इसको रिएक्शन के द्वारा समझते हैं कि अगर अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करेंगे, अम्ल की क्रिया अगर हम किससे कराएंगे, किसी भी धातु से कराएंगे, किससे कराएंगे, किसी भी धातु से कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा लवण बनेगा और क्या बनेगा, हमारा साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये याद रखना है। अम्ल की क्रिया अगर हम किससे कराएंगे, धातु से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो इसको आइए हम समझ लेते हैं कैसे आखिर होगा। तो हमने यहाँ पे अम्ल के रूप में हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, HCl अम्ल हमारा है जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, आप सभी को पता है। और धातुएं हमारे पास बहुत सारी होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे बता दें धातुएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे हमारे पास सोडियम हो सकती है, ठीक है, सोडियम, ठीक है, सोडियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, जिंक हो सकती है, ये सभी हमारे पास क्या है, पोटेशियम हो सकती है, ये सभी हमारे पास है धातुएं हैं। ठीक है, इन धातुओं में से हम क्या करें, कोई भी धातु ले लें और किससे अब क्या कराते हैं, अम्ल से कराते हैं। तो यहाँ पे HCl अम्ल की क्रिया हम क्या करते हैं, सबसे पहले किससे करा देते हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जिंक यानी जिंक धातु से करा दें तो क्या होगा, कोई भी धातु ले सकते हैं, हमने जिंक ले ली है तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आपकी सभी को पता है कि हाइड्रोजन गैस बनने के लिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, हमें इस तरफ 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाए, 2 हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, इस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब हमारे पास Zn बचा तो यहाँ पे Zn रहेगा, Zn के ऊपर +2 होता है, इसके साथ वही जुड़ेगा जिसके पास दो माइनस होंगे। तो एक स्केल के ऊपर 1 माइनस होता है, यहाँ पे देखिए स्केल की संख्या 2 हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे दो स्केल पे 2 माइनस हो जाएंगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा जो कि हमारा क्या होगा, लवण होगा और ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रोजन गैस। इसे हम कहते क्या हैं, जिंक क्लोराइड भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो जाएगी। अम्ल की क्रिया अगर हम किससे कराएं, धातु से कराएं तो ठीक है, क्या बनता है, लवण यानी जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल और, इसी अम्ल की क्रिया क्या करते हैं, हम दूसरी धातु से करा देते हैं, जैसे कैल्शियम से करा देते हैं। तो कैल्शियम से कराएंगे तो क्या होगा, आप किसी भी इसका करा सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है, क्योंकि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे संख्या कितनी कर लेंगे, 2। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ये गैस का निशान है। अब यहाँ पे Ca पे +2 होता है, यानी Ca के साथ हम अगर Cl को जोड़ेंगे तो 2 Cl जुड़ेंगे जाके, तो Ca यहाँ पे Cl2 बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर अम्ल की क्रिया अगर हम धातु से कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले रिएक्शन ले रखा है कि जिंक के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो कि हमने आपको अभी रिएक्शन भी समझाई थी कि 2HCl Zn लिया था, तो Zn के साथ 2 Cl निकल के ZnCl2 बना था और ये 2H बन गए थे। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए जो कि हमने नहीं समझाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड की अब क्रिया हमने सोडियम धातु से कराई, हमने आपको दूसरा एग्जाम्पल बता दिया था। तो जितने एग्जाम्पल आपके पास हो जाएंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2H हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे 2H होंगे तभी जाके हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और यहाँ पे हमने 2 Na इसलिए लिया क्योंकि एक Na एक सेल के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे क्या था, Zn के ऊपर +2 होता है, इसलिए एक Zn 2 सेल के साथ रिएक्शन कर सकता है।
ये संयोजकता के हिसाब से होता है। यहाँ पे सोडियम की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता भी -1 होती है, तो प्लस माइनस यानी 1 Na पर 1 सेल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेल हो गए, इसलिए हमने कितने Na ले लिए हैं, 2 Na ले लिए। तो इस प्रकार हमारा 2 NaCl यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन सल्फेट यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, ये भी हमारा अम्ल है। इसकी क्रिया हमने जिंक धातु से कराई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ करना है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 पहले से हैं, तो ये H2 ऐसे निकल जाएगा। अब Zn के ऊपर +2 होता है चार्ज, और SO4 बचा हुआ, इसके ऊपर भी -2 होता है, तो +2 -2 बराबर है, तो ये भी आपस में ऐसे ही जुड़ जाएंगे, यानी ZnSO4 बन जाएगा। यानी Zn से जिंक हो जाएगा, SO4 से सल्फेट, तो हमारा जिंक सल्फेट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारी अम्लों की धातुओं से क्रिया, जो कि हाइड्रोजन बनती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर जो हाइड्रोजन गैस बनी, इसका अगर हमें परीक्षण करना हो, यानी हाइड्रोजन गैस की जांच करना हो, तो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्टैंड लेना होगा। जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे संगल, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये आप सभी को पता है। तो इस अभिक्रिया को करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो स्टैंड लेंगे, उसमें क्या करेंगे, अम्ल मिलाएंगे और धातु मिलाएंगे। उसके बाद वहाँ पे लवण और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे जो स्टैंड में या फिर फ्लास्क में जो हमारी लवण और हाइड्रोजन गैस बनी होगी, उसको क्या करेंगे, एक नली के द्वारा, प्रवाह नली के द्वारा एक साबुन से भरे पानी में ले जाएंगे। जो वहाँ पे क्या ले जाएंगे, हम हाइड्रोजन गैस को ले जाएंगे। फिर वहाँ से गैस क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हम क्या करेंगे, उस गैस के पास अगर हम मोमबत्ती ले जाएं, जलती हुई मोमबत्ती, तो उसमें क्या होगा, वो गैस की वजह से उस मोमबत्ती के पास पॉप की आवाज़ आएगी। यानी कौन सी आवाज़ आएगी, पॉप की। तो अगर कभी भी किसी गैस के पास से अगर मोमबत्ती ले जाएं और पॉप की आवाज़ आएगी, तो ये मान के चलिए वो हमारी कौन सी गैस होगी, वो हाइड्रोजन गैस होगी। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस की जाँच की जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अभिक्रिया के इस दौरान क्या करते हैं, जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं, यानी जो गैस बनी होगी, अम्ल और धातु की क्रिया कराने के बाद जो भी गैस होगी, उसके पास क्या ले जाएंगे, मोमबत्ती ले जाएंगे। तो मोमबत्ती को पास ले जाने पर क्या होगा, वो पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। पॉप मतलब पॉप पॉप आवाज़ आएगी। तो पॉप ध्वनि ये बताती है कि उसमें जो उत्पन्न गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के इस परीक्षण को पॉप टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इतना अगर आप सभी को ये समझ में आ गया, तो आप लोग इसके बाद क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की जांच का फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे स्टैंड ले रखा है, स्टैंड के बगल में हमने फ्लास्क ले रखा है, फ्लास्क में हमने कुछ अम्ल और धातु मिलाई, जिसके बाद यहाँ पे लवण बना है और एक गैस बनी है। उस गैस को क्या किया हमने, प्रवाह नली से ऐसे यहाँ पे साबुन से भरे पानी में ले गए। फिर वहाँ से जब गैस ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ जाने पर देखेंगे वहाँ पे हमने मोमबत्ती से क्या किया, मोमबत्ती इसके पास लाएंगे। तो मोमबत्ती जैसे इसके पास लाएंगे, तो उसके पास पॉप की आवाज़ आएगी। तो पॉप की आवाज़ आएगी, तो उससे ये साबित हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इसी परीक्षण को पॉप टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए, अगली रिएक्शन हमारी होगी, अम्ल की क्रिया करानी होगी धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। किसकी क्रिया, अम्लों की धातु कार्बोनेट से और धातु बाइकार्बोनेट से हम क्या करेंगे, तो क्या होगा। तो अम्ल जो होते हैं धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व जल, ये 3 चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, अम्ल जो होंगे वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, CO2 एवं H2O बनाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, आप समझते हैं अच्छे से। तो आइए यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या होगा। अम्ल के पास हमें क्या करना होगा, कोई धातु कार्बोनेट क्या होगा, पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं। इनको भी समझ लेते हैं पहले, धातु कार्बोनेट क्या होते हैं। तो यानी इसमें क्या होगा, एक धातु होगी, उसके साथ में क्या होगा, कार्बोनेट होगा। तो हमने यहाँ पे धातु के रूप में क्या लिया, Na लिया। कार्बोनेट हम क्या कहते हैं, CO3 को कहते हैं, ठीक है। धातु के रूप में हमने सोडियम को लिया, कार्बोनेट के रूप में CO3। अब CO3 पे -2 होता है और सोडियम पे +1 होता है, इसलिए ये +1 -2, तो ये छोटा है, इसलिए यहाँ पे Na जो होंगे वो 2 होंगे। तो अब 2 Na होंगे तो 2 प्लस होंगे, यानी CO3 पे क्या कितने माइनस होंगे, 2 माइनस होंगे। तो धातु कार्बोनेट में हमने Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से कहते हैं। दूसरी धातु हमने यहाँ पे ले ली कैल्शियम पे +2 होता है और इसके साथ हमने क्या लिया, एक कार्बोनेट। धातु के रूप में हमने कैल्शियम लिया, कार्बोनेट के रूप में CO3, इस पर भी -2, तो प्लस माइनस बराबर है। इसका मतलब इसका फार्मूला क्या होगा, CaCO3, ये भी हमारा धातु कार्बोनेट है। फिर तीसरा कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट कौन होगा कि अगर हम पोटेशियम ले लें, पोटेशियम पर +1 और CO3 हमारा कार्बोनेट पर -2, ये छोटा पड़ा इसलिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, K2CO3। तो ये सभी हमारे पास क्या है, धातु कार्बोनेट हैं। अब इनकी क्रिया हम क्या कराएंगे, अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने HCl से इसकी अभिक्रिया कराई है, ये सोडियम
कार्बोनेट यानी CO3। इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि क्या बनेगा, लवण बनेगा और CO2 गैस बनेगी और जल भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 Na हैं और यहाँ पे 1 Cl है, तो 2 Na है तो 2 Cl भी होने चाहिए ताकि NaCl बना लें। तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया ताकि 2 Na 2 Cl हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा लवण बन जाएगा 2 NaCl, तो यहाँ पे हमारा 2 NaCl निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे CO3 है, CO3 से अगर हम एक O कम कर ले तो हमारा CO2 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 O है, यहाँ पे 3 O, एक O रोक लिया और ये 2 H हमारे और इसमें का एक O जो बचा हुआ है वो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। किसकी क्रिया कराई है, आम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट से कराई तो बन गया है। तो यानी ये हमारा सही है। दूसरा एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। अगर हम H2SO4 ये अम्ल है और यहाँ पे हम कार्बोनेट के रूप में किसी को भी लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे CaCO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि एक धातु कार्बोनेट है। तो यहाँ भी क्या होगा देख लीजिए, Ca कैल्शियम है और यहाँ पे SO4, इस पर +2 होता है, इस पर -2 होता है, तो ये आपस में क्रिया कर लेंगे तो CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे जो कि एक लवण होगा, आयनिक है क्योंकि +2 है -2 है। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। अब CO3 से एक O कम कर देंगे तो ये CO2 बन जाएगा, एक O जो बचा हुआ है इस H2 के साथ जोड़ देंगे तो H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, धातु कार्बोनेट और अम्ल की क्रिया से क्या बने हुए हैं हमारे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आप समझ लेते हैं धातु बाई कार्बोनेट क्या होते हैं। ठीक है, तो उनको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो धातु बाई कार्बोनेट पहले होते क्या हैं इनको देख लेते हैं। धातु बाई कार्बोनेट हमारे क्या होते हैं इनको अच्छे से पहले देख लेते हैं। तो धातु कार्बोनेट क्या होंगे, जिसमें एक धातु होगी और बाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक H होगा और कार्बोनेट मतलब क्या होगा, CO3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धातु बाई कार्बोनेट। यहाँ पे इसका +1 इसका +1 तो +2 हो जाएगा, इसका -2 तो बराबर है। दूसरा हो जाएगा KHCO3, ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, धातु कार्बोनेट। इनकी क्रिया अगर अम्ल से कराएंगे यानी HCl से इसकी क्रिया करा दें तो क्या होगा, NaHCO3 जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम क्या है, धातु है, इसकी क्रिया अम्ल से कराई है तो यहाँ पे Na के साथ क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे CO3 में क्या हो जाएगा, एक O कम कर दें तो हमारा CO2 बन जाएगा और इसमें का एक O बच जाएगा और ये दोनों H मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा धातु बाई कार्बोनेट जिसमें अम्ल और धातु बाई कार्बोनेट की क्रिया कराई है तो क्या बना है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप लोग देखिए नोट्स में देख सकते हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे अम्ल की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक धातु कार्बोनेट है इसके साथ कराई। तो यहाँ पे देखिए Ca के साथ 2 Cl, क्योंकि Ca के साथ 2 Cl होने चाहिए इसलिए हमने 2 से गुणा किया तो CaCl2 बन जाएगा। और यहाँ पे CO3 का एक O कम करके CO2 बना लेंगे, ये 2 H और इसमें का एक O H2O बन जाएगा। इसे कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, आप ये देख लीजिए लिखा हुआ है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल दिए थे वो अलग भी हैं, इससे कुछ अलग ही एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे तो आप इन एग्जाम्पल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अम्ल और धातु का हमने बता ही दिया था, ये धातु कार्बोनेट वाला आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेंगे। इसके अलावा ये भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पे ये अम्ल है और ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब धातु बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसकी क्रिया क्या कराएंगे, क्या होगा, NaCl बना था, ये दिखा था, फिर यहाँ पे CO2 निकल गया था, एक O इसमें का और ये 2 H मिलकर H2O बन गए थे। फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फेट, ये हम हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी हमारे पास एक अम्ल है, इसकी क्रिया धातु को कार्बोनेट यानी CaCO3 से कराएंगे तो क्या होगा, तो Ca के साथ SO4 निकल गया था और ये CO2 निकल गया था H2O। तो ये भी हमने आपको एग्जाम्पल कराया था, तो ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं चूने के पानी का टेस्ट। चूने का पानी आखिर क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए चूने का पानी क्या होता है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है ऊपर से क्या करेंगे, उसे चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे। चूने के पानी का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं चूने का पानी। तो उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो जो चूने का पानी होगा वो दुधिया हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देख लीजिए रिएक्शन, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस एक्वा और यहाँ पे CO2 में हमने इसको प्रवाहित किया, ये चूने का पानी है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसे चूने का पानी या फिर क्या कह सकते हैं, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो ठीक है, इसको यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ये। इसकी क्रिया इसे कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए Ca हो जाएगा, Ca के साथ ये CO2 जोड़ देंगे और एक O इसी में के निकालेंगे, यहाँ पे 2 O हैं, एक O और निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक O बचेगा और इसमें कितने H बचेंगे, 2 H बचेंगे, तो ये H2O बन जाएगा। तो ये जो CaCO3 बना है ये सफ़ेद अवक्षेप होगा, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। यही सफ़ेद अवक्षेप के कारण जो चूना होगा वो दूधिया दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चूने के पानी का टेस्ट की रिएक्शन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यानी अम्ल अगर किससे रिएक्शन करेंगे, अम्ल अगर धात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल धातु ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण व जल बनाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या करना है हमें, कि एक अम्ल लेना है और दूसरा हमें क्या लेना है, एक धातु ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे धातु ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया से क्या बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि धातु ऑक्साइड यानी इसमें एक धातु होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कॉपर क्या होती है, एक धातु होती है और ऑक्साइड के रूप में क्या होगा, O। इस पर +2 इस पर -2 यानी ये सही है। दूसरी धातु हमारी क्या होगी, कैल्शियम धातु होती है और O क्या होता है, ऑक्साइड। तो ये हमारा CaO हो जाएगा, +2 -2 बराबर है। तो तीसरी हो जाएगी सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम Na और O का ऑक्साइड, ये -2 होता है, ये +1, ये छोटा है इसलिए यहाँ पे Na2O होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2O। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसी के हिसाब से फॉर्मूले डिसाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2O, K पर +1 होता है इसलिए यहाँ पे 2 K लेंगे। तो ये सभी हमारे क्या है, धातु ऑक्साइड है। जैसे दिख रहा है हो जाएगा हमारे पास जिंक ऑक्साइड, जिंक पर +2 होता है और पर -2 होता है, तो यहाँ पे बराबर है, तो यानी जिंक ऑक्साइड हमारा फॉर्मूला सही है। तो इन ऑक्साइडों में से यानी किसी भी धातु ऑक्साइड को लेकर हम किससे अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, तो जो उत्पाद बनेगा वो जल होगा और क्या होगा, लवण होगा। तो हम यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, HCl अम्ल की रिएक्शन क्या करते हैं, ZnO से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, ZnO से। किसी से भी करा दीजिए तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला गया कि जल बनेगा और लवण बनेगा। तो जल बनने के लिए हाइड्रोजन जो होंगे वो 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे तो H2 हो जाएगा और इसका O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O हमारा जल बन जाएगा। फिर Zn के साथ 2 Cl होने चाहिए, तो यहाँ पे Zn के साथ 2 Cl हैं, तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अम्ल और धातु ऑक्साइड की क्रिया कराने पर जल और लवण बना हुआ है। बाकी के एग्जाम्पल आप उसमें देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने ऑक्साइड क्या लिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड यानी क्यूप्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे इसकी अभिक्रिया हमने अम्ल से कराई है, तो क्या बना है, कॉपर क्लोराइड बना है। क्या बना है, कॉपर क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे H1 था इसलिए हमने H के आगे 2 लगाया ताकि H2O बन जाए, H2O बन जाएगा और इस CO के साथ कितने Cl चले गए, 2 Cl हो जाएंगे, तो CO के साथ 2 Cl यानी कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम धातु होती है, O ऑक्साइड होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड है। इसकी क्रिया हमने HCl अम्ल से कराई, क्योंकि हमें जल बनाना है तो इसलिए हमने H की संख्या 2 ली है, तो H2O निकल जाएगा और इस प्रकार Cl भी 2 हो जाएंगे, तो Mg के साथ 2 Cl जाके MgCl2 बना लेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल क्या करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो जलीय विलयन में जो अम्ल है वो क्या करता है, जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करता है, आयन देते हैं। अगर जल की उपस्थिति होगी तो जो अम्ल होगा वो क्या देगा, आयनों में टूटेगा। यानी वो कौन से आयन देगा, H+ आयन देगा, या फिर H+ आयन को अगर हम जल में मिला लेंगे तो H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, किस रूप में पाए जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो जो जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, और H+ आयन जल में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये अम्ल हमने मानिए, अम्ल से हमें क्या मिलता है, H+ आयन मैंने आपको पहले बताया था। तो ये H+ आयन H2O के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। सीधी सीधी रिएक्शन देखना चाहें तो ये HCl अम्ल है और ये H2O जल है, तो इसको आपस में मिलाएंगे तो यहाँ से Cl- का निकल जाएगा, H2O में H जुड़ जाके H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी डायरेक्ट रिएक्शन। तो जल क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक चार्ट देख लेते हैं अम्लीय विलयन का, तो उसके बाद ये पूरा हमारा टॉपिक। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, जो जितना हमने अभी अम्ल के बारे में पढ़ा है उसको एक स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने
बीच में रख रहा है कि अम्ल की अपक्रिया, यानी हमें यहाँ पे अम्ल रखना होगा। अम्ल किन किन से रिएक्शन करेगा यहाँ पे ये रखना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखिए अम्ल की क्रिया किससे कराना होगा, धातु से। तो हमने आपको बताया था जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये आपको याद रखना है स्ट्रक्चर के द्वारा। अगर आप ये स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो आपको सारी रिएक्शनें इसी के सहारे आपको पूरे दिमाग में अच्छे से छप जाएंगे। फिर दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, अगर अम्ल की क्रिया किससे कराई जाए, धातु कार्बोनेट से कराई जाए तो हमने कहा था लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हमने कहा था कि अम्ल की क्रिया किससे कराई जाए, धातु बाइकार्बोनेट से कराई जाए। धातु बाइकार्बोनेट से कराएंगे तब भी क्या बनता था, लवण बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनता था और क्या बनता था, जल बनता था। फिर अम्ल की क्रिया क्या करेंगे, अगर हम धातु ऑक्साइड से कराएंगे जो कि अभी हमने कराई थी तो क्या बना था, लवण बना था और क्या बना था, जल बना था। ठीक है, अम्ल को हमने क्या कहा था, जलीय विलयन में घोला था तो क्या बना था, हाइड्रोनियम आयन बना था और प्लस का Cl- बना था। और अम्ल की क्षार से क्या करा देंगे तो आपको पता है कि लवण और जल बनता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, इसको हमने कई बार भी पढ़ चुके हैं। तो अम्ल की क्षारक से क्रिया कराएंगे तो लवण और जल, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण। तो ये हो जाएगा अम्ल का चार्ट, जो आपको जितना हमने पढ़ाया है पूरे वीडियो को एक ही पार्ट को अच्छे से एक ही जगह पे आपको समझने के लिए आसानी से हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रोकते हैं। अम्ल के जितने भी रिएक्शन थे उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्षारक की सारी रिएक्शनें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए।